Okay, good afternoon, participants. Yes. On behalf of the Academy, I extend warm welcome to each one of you for today's webinar on Raj Bhasha, Hindi. Okay, to take up the session, we have Sri Anand Kumar ji, is a senior RBA, South Central Railway. Okay, it's over to you to commence the session, please. ओके, धन्यवाद बैनर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। जैसे कि बैनर्जी ने बताया, मेरा नाम एस आनंद कुमार है, मैं राजभाषा अधिकारी रिसेट में हूँ। राजभाषा से मैं 32 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। और राजभाषा के बारे में सभी लोग अपने जो नियम है, अधिनियम है, कभी ना कभी इसके बारे में पढ़े होंगे और सुने होंगे। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। And in another section, we'll discuss in the Hindi incentives and the annual program and official language act. That are all we'll discuss in second session. So now we'll go through with the constitutional provision. तो मैं समझता हूँ सभी को आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। यस आ रही है सर। आ रही है सर। जी चलिए। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि राजभाषा के प्रोविजन दिया गया है, तो उस प्रोविजन को जानना हमें बहुत जरूरी है कि संविधान में क्या जो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स में इसके लिए प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा जो राजभाषा नियम बनाए गए हैं, तो नियम क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। आप लोग कई बार सुने होंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो अंतर है, कई लोगों को इसका अंतर पता नहीं चलता है कि तो इसका सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन दे दूं कि जो नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज is a recognized language spoken in the wide part of the state or states, which has got its own script and included in the 8th schedule of Constitution of India. In view of importance of that language, तो जो 8th schedule में जो भाषाएं शामिल है, that are all called national language. And official language किसको बोलेंगे? राजभाषा। राजभाषा जो है ऑथोराइज्ड लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट in which the official work is being done or to be done. As per Article 210 of Constitution, state government can authorize Hindi or the regional language as official language. As per Article 343 of Constitution, Hindi in Devanagari script is the official language of the Union. This is official language. तो ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में यही फर्क है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है लोगों में राजभाषा यानी कि आधिकारिक भाषा में काम हो, उसको राजभाषा बोलते हैं। द लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द ऑफिस बिजनेस, ऑफिस में जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में हमारा जो कामकाज होता है, उस भाषा को बोलते हैं राजभाषा। दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड जो नेशनल लैंग्वेज है, जैसा मैंने कहा कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भाषाएं शामिल है। कैन एनीबडी से हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैन एनीबडी? 23. No,
No. 22 sir. Yes, 18. 22 languages as of now. Till today, 22 languages in 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 22 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है। तो ये सभी 22 भाषाएं नेशनल लैंग्वेज कहलाती हैं, हमारी राष्ट्र की भाषाएं हैं। इन्हीं राष्ट्र भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी, जिसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी देखते हैं कि 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ये 22 भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ा, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत and Hindi. These 14 languages included at the time of the constitution, जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, कौन से दिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया बता सकते हैं? In which day, month, year Hindi was declared as राजभाषा? Anybody? कोई दिन बता सकता है? दिन, महीना, साल, कौन से साल में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यस, Don't know. यस, कोई बताएगा? तो राजभाषा कब बनाया गया? So 14 September sir. ईयर साल कोई बताएगा? नहीं मालूम, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये जरूरी है कि ये जानना कि हिंदी को राजभाषा किस दिन, किस महीना और किस साल ये बनाया गया है। 14 September. ईयर आई एम आस्किंग ईयर। Oh sure. बता। 1953 sir. नो, और कोई बता सकते हैं? 1953. कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया है 14 सितंबर 1949, 1949, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। Okay उस sir. दिन जो है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये 14 लैंग्वेजेस जो मैंने अभी बताया, कौन कौन सी? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ा, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। These 14 languages included at the time of 14 सितंबर 1949, जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। और उसके बाद एक भाषा शामिल हुई, सिंधी भाषा, दैट इज 15th लैंग्वेज, सिंधी भाषा। 1967 में उसको शामिल किया गया, जब हो गई 15 भाषाएं 1967 में। तो आप देखेंगे कभी अपना जो करेंसी नोट है, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं, वो करेंसी नोट पर यही 15 भाषाएं हैं, नॉट 22। तो 15 भाषाएं ही अभी भी जो नोट छपता है तो उस पर भी यही 15 भाषाएं शामिल की गई हैं। इसके बाद और 3 भाषाएं शामिल हुई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ये 3 भाषाएं शामिल हुई 1992 में, 1992 में। तो 3 शामिल होते हुए अब हो गई 18 भाषाएं। फिर उसके बाद हो गई 4 भाषाएं शामिल हुई, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। These 4 languages included in the year 2004. ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कौन से साल में इसको शामिल किया गया। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि कौन से साल में कितनी भाषाएं शामिल हुई, टोटल कितनी भाषाएं हैं और
कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये पीपीटी आपको बाद में शेयर किया जाएगा। तो इस पीपीटी में सारी चीजें इसमें शामिल है, सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल है। तो ये 22 भाषाएं हैं आज की तारीख में। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है। And, और इसके अलावा भी कंसिडर अबाउट दिस लैंग्वेजेस टू इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो अभी तक कंसिडर नहीं हुआ। उसमें कई भाषाएं हैं, भोजपुरी है तुम्हारा, या फिर जो 7 स्टेट्स के जो लैंग्वेजेस हैं वो सभी लैंग्वेजेस अभी तक शामिल नहीं हुई हैं। और तुलु भाषा, तुलु जो कर्नाटक में बोली जाती है, वो भाषा भी अभी तक इसमें शामिल नहीं हुई है। तो ऐसे कई भाषाएं हैं, 38 लैंग्वेजेस आर देयर टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की तारीख में ये 22 भाषाएं इसमें शामिल है। तो ये भाषाएं आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चल अच्छा, इसमें जो नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में है क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जो भाषा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होती है राजभाषा, जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। एंड केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति के लिए राजभाषा का उपयोग होता है, और जबकि समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रभाषा का उपयोग होता है। यह अंतर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। और राजभाषा की शब्दावली सीमित होती है, लिमिटेड, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली बहुत ही विस्तृत होती है। और जो राजभाषा के शब्दों का प्रयोग प्रवेश, निर्माण अथवा निष्कासन विज्ञानों एवं विशेषज्ञों की समिति के राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं तथा इसके निर्माण में भी सभी वर्गों का हाथ होता है। यह है राष्ट्रभाषा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है जैसे मैंने कहा, और राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र जो है इतना व्यापक होता है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। और राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास क्रमशः उत्तरोत्तर अंग्रेजी की तरह जगह पर हो रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश विदेश से सर्वत्र हो रहा है। तो ये अंतर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। गॉट इट? कोई डाउट हो तो पूछिए। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके Sir, once more, please, sir. अच्छा, किसी ने पूछा है कि क्लास किस बारे में है, किस बारे में है, ये क्लास उनको भी पता नहीं है। तो अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि दिस इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। दिस क्लास इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड वी आर गोइंग टू टीच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन for official language in our constitution. The provision of official language provided in Constitution of India that we are going to teach. Okay. तो ये राजभाषा की क्लास है, ये मान के चलिए। डिफरेंस वंस मोर प्लीज। अच्छा, डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए कह रहे हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बारे में आपको बता दूं कि राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है, और जबकि राष्ट्रभाषा
स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। तो राजभाषा जो है वो ऑफिशियल जो काम में आने वाली भाषा होती है। द ऑफिशियल वर्क इन विच लैंग्वेज वी आर डूइंग, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। जबकि राष्ट्रभाषा जो है, नेशनल लैंग्वेज जो होती है, ये अथॉराइज्ड लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट इन विच द ऑफिशियल वर्क, जो नेशनल लैंग्वेज जो बता रहा हूँ, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज spoken in the wide part and included in the 8th schedule of Constitution of India in view of importance of that language. Those are national language. और official language, जैसा मैंने कहा, ये authorized language by the government in which the official work is being done. That is official language. Okay. Any doubt? कोई डाउट हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो है पार्ट 5 में, पार्ट 6 में एंड पार्ट 17 में। पार्ट 5 में आर्टिकल 120 एंड पार्ट 17 में आर्टिकल 343 टू 351 तक प्रोविजन दिया गया है। भाग 5 में 120 आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में भी आपको जानना है आर्टिकल को अनुच्छेद होते हैं। तो वो है अनुच्छेद 120 एंड भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक उसमें जो है प्रोविजन दिया गया है राजभाषा के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, हिंदी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजन है ये आपको मैं थोड़ा इसमें भी ब्रीफ बता दूं कि आर्टिकल्स में क्या प्रोविजन दिया गया है, व्हाट आर द प्रोविजंस गिवन इन दीस आर्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 120 पार्ट 5 में। जो आर्टिकल 120 है दैट स्पीक्स अबाउट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज to be used in parliament। वो क्या है कि notwithstanding anything in part 17 but subject to the provisions of article 348, business in parliament shall be transacted in Hindi or in English। business in parliament shall be transacted in Hindi or in English। अब क्योंकि संसद में हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे। Provided that the chairman of the council acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his own mother tongue। यदि कोई सांसद हिंदी में या अंग्रेजी में नहीं बोल सकता है तो वो अध्यक्ष की अनुमति से, जो भी लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं या उस अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं या सभापति होते हैं, तो उनकी अनुमति से वो सांसद अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 120। तो ये प्रोविजन उसमें दिया गया है 120 में। और उसके अलावा जो है, जो भी सांसद अगर किसी भी कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वो जो है अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। ये प्रावधान दिया है अनुच्छेद 120 में। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछिए। नो डाउट? ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 में आर्टिकल 210। तो भाग 6 में जो अनुच्छेद 210 है
तो दैट इज अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसमें क्या प्रोविजन है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 business in the legislature of a state or languages of the state or in Hindi or in English। तो असेंबली में वहां पर जो भी स्टेट की जो असेंबलीज हैं वहां पर या तो हिंदी में काम होगा या इंग्लिश में होगा या फिर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में होगा या रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल or person acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the house in his mother tongue। तो यहाँ पर भी जो 120 की तरह 210 में भी कोई भी सदस्य अगर हिंदी में या अंग्रेजी में या रीजनल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो वो अध्यक्ष की अनुमति से अपना वक्तव्य अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 210। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्ट 17। पार्ट 5 हो गया आर्टिकल 120, पार्ट 6 हो गया आर्टिकल 210। अब आते हैं पार्ट 17 आर्टिकल 343 टू 351 तक। अब इसमें क्या प्रोविजन है हम देखते हैं। आर्टिकल 343 में क्या है? तो आर्टिकल एज पर 343 संघ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, उसमें जो यूनियन की जो राजभाषा है इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। The form of numerals we used for the official purposes. Okay, and notwithstanding anything in clause 1 for a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the union for which it was being used immediately before such commencement। तो इसमें क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों और खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिन प्रयोग किया जा रहा था। गॉट इट? तो ये है 343, that is article 343। अब आते हैं 344। What is 344? The Commission and the Committee of Parliament on Official Language। तो इसमें क्या प्रोविजन है कि the President shall at the expiration of 5 years, at the expiration of 10 years, from such commencement by order constitute and such other members representing the different languages specified in the 8th schedule as the president may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the commission। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के बारे में कहा गया है, कमीशन के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषा से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिचित की जाएगी। तो ये जो है इसमें प्रावधान दिया गया है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। एंड
जो राजभाषा आयोग बनाया जाएगा 5 साल के बाद, उसके आधार पर और उसकी सिफारिशों पर ये पार्लियामेंट्री कमेटी अपना जो निरीक्षण करेगी और उसमें जो है, उसमें जो भी जहाँ कहीं भी कुछ कमी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी एंड इन टर्न प्रेसिडेंट विल गिव सम ऑर्डर। तो ये है आर्टिकल 344। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स 345। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। 343 में, 344 में एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं 345 में। तो 345 ये है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज और जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 346 एंड 347 द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of state, and provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution. Okay. तो इसमें जो प्रोविजन है कि कोई भी राज्य अपनी जो राजभाषा बनाना चाहते हैं, तो उस राज्य में जो भी भाषा बोली जाती है, तो उस भाषा को या उन भाषाओं को अपने राज्य में वो राजभाषा बना सकते हैं। वो है प्रोविजन 345। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, हेलो। जी सर, सुने यार आपका, अब बात कर बोलिए। जी जी जी, हाँ। तो जैसा मैं बता रहा था कि 345 में जो प्रोविजन है, विधानमंडल में या जो विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। तो यह प्रावधान इसमें दिया गया है 345। तो अब आते हैं 346। 346 क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी भाषा। तो यह है आर्टिकल 346, ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन ए स्टेट एंड द यूनियन। तो द लैंग्वेज फॉर द टाइपिंग अथॉराइज्ड फॉर use in the union for official purposes shall be the official language for communication between one state and another state and between a state and the union, provided that if two or more states agree that the Hindi language should be the official language for communication between such states, that language may be used for such communication. ठीक है, तो इसमें यही प्रावधान है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिकी राजभाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्राधिकी के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यह है आर्टिकल 346। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछे। yes?
नहीं है, कोई डाउट नहीं। सब लोग सुन रहे हैं? बनर्जी, बनर्जी साहब सुन रहे हैं सब? आपकी आवाज सुने आ रहा। आप स्टार्ट करिए। आप नहीं continue बना, करिए। नहीं उसमें क्या है कि ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है कि लोग नहीं, सुन रहे हैं या सो रहे हैं, पता नहीं अभी चलता। ऐसा प्रॉब्लम है। अगर सब्जी ने अनम्यूट करे तो फिर आपको अपना फिर डिस्टर्ब होगा। यस सर, सुनाई पड़ रही है, अच्छी से बता रहे If there is हैं। any जी problem, जी, they'll tell you. Okay, sir. ओके ओके ओके। कोई Right. किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, वही। कोई भी अगर किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं, समझ आ रही है। जी बहुत ही सरल भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप, समझ आ रही है। जी 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 बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 347 जो Yes, आर्टिकल sir. 347 है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष अनुबंध दिया गया है। यानी कि कोई भी राज्य यदि इस नियमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को ही उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। दैट मीन्स on a demand being made in that behalf, the president may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part thereof for such purpose as he may specify. तो ऐसे किसी कोई भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, और कोई डाउट पूछिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आर्टिकल 348। 348 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा, उस कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में कौन सी भाषा का उपयोग होगा। तो ये है the languages to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for acts, bills, etc., notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part until Parliament by law otherwise provides. And all the proceedings in the Supreme Court and in every High Court, the authority to text of the all bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either house of Parliament or in the house of either house of the legislature of a state, or of all acts passed by Parliament or the legislature of a state, and of all ordinances promulgated by the President or the Governor of a state, and of all orders, rules, regulations, and bylaws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the legislature of a state shall be in the English. इसमें जो मूल पार्ट होगा उसका अंग्रेजी होगा, क्योंकि जो प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है, तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। ये प्रावधान उसमें दिया गया था।
आर्टिकल 348। ठीक है, कोई डाउट हो? एनी डाउट? What means sir, notwithstanding anything in the foregoing provision in the part of Parliament by law otherwise? हाँ? Notwithstanding, what Huh? means sir, notwithstanding anything in the foregoing provision? Anything in the foregoing provisions of this part until Parliament by law otherwise provides। जब तक संसद में विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें, संसद में पार्लियामेंट में जब तक कि कोई उपबंध दूसरा उपबंध ना करें तब तक के लिए है, क्योंकि पार्लियामेंट में कभी भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। Yes, sir. जब तक कोई अमेंडमेंट ना हो तो ये प्रावधान उस वक्त वो लगाया गया है। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं? इसके सर बी पार्ट में दिया है सर, ऑथोरिटी टैक्स, व्हाट मींस? हाँ, बी पार्ट में या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी प्राधिकृत पाठ, उनका जो प्राधिकृत पाठ है दैट विल बी द इंग्लिश। प्राधिकृत पाठ बोलते हैं इसको, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होते हैं कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट उनके जो होते हैं दैट इज ओरिजिनली इन इंग्लिश। ठीक है, गॉट इट? one second define sir, part B, 3 points sir, first, second and third. पार्ट बी, Yeah, of all bills to be introduced or amendments thereto हाँ, to be तो moved. इसमें जो What? all bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either house of parliament or in the house of either house of the legislature of a state, and of all act passed by parliament or the legislature of a state, and of all ordinances promulgated by the president or the governor of a state, and of all orders, rules, regulations and bylaws issued under this constitution or under any law made by parliament or the legislature of a state shall be in English language। सभी जो भी संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में या प्रत्येक सदन में पुनः जो पुनर्स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयक या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों या संसद या किसी संसद के राज्य के संविधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों या और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेश, नियम, विधिनियम, विनियम, उपनियम, उपविधियां, ये सभी का जो है प्राधिकृत पाठ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट शैल बी इन इंग्लिश ओनली, अंग्रेजी भाषा में होंगे। और वैसे भी अभी आजकल तो आप देखते हैं कि जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में भी कार्रवाइयां हो रही है, और उस समय इस आर्टिकल 348 में जो है ये प्रावधान दिया गया था कि इसका मूल पाठ अंग्रेजी में होगा, लेकिन बाद में आपका जो है अथॉरिटेटिव पार्ट हिंदी में हो रहा है, मूल पाठ। और कार्रवाइयां जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो भी हिंदी में भी आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिकल आते हैं 349। 349 खैर उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक नजर देख लें कि इसमें क्या प्रावधान है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनेक्टमेंट और सर्टेन लॉस यानी भाषा से संबंधित
संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने की, यानी कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड में उल्लिखित किसी को बंद करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। यानी कि ड्यूरिंग no bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause 1 of article 348 shall be introduced or moved in either house of parliament without the previous sanction of the president, and the president shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the commission constituted under clause 1 of the article 344 and the report of the committee constituted under clause 4 of that article. And again, this article is related with the special procedure for enactment of certain relating to language. भाषा से संबंधित इसको जो है इम्पोर्टेंट आता है 350 and 351 is तो 350 में क्या है? अनुच्छेद 3 representations for redress of grievances. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the union or a state in any of the languages used in the union or in the state as the case may be. यानी कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े। राइट, नाउ कम्स 351 अनुच्छेद 351। 351 में ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कभी भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो भी आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, it shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. यानी कि हिंदी भाषा के विकास के बारे में इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास कुछ इस प्रकार किया जाए कि जो भारत के अष्टम अनुसूची में, भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी को छोड़ के जो 21 भाषाएं हैं, उन 21 भाषाओं के जो शब्दबंध है, जो उसकी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार है, उसके अनुसार मुख्यतः संस्कृत भाषा से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार करना कि वो भारतीय संस्कृति के सभी अभिव्यक्ति के माध्यम का, उसका जो अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, यानी जो सामासिक संस्कृति है भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो यह प्रोविजन दिया है
351। दिस इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, और कोई डाउट हो तो पूछिए। Sir, Article 350, please explain. 350 Yeah. Language to be used in representation for the 350. address of grievances. we use the representation for address of कोई भी व्यक्ति जो है अधिकारी को बोलो भाई। अपनी भाषा में वो दे सकता है, किसी भी भाषा में वो अपना आवेदन दे सकता है। Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the union or a state in any of the languages used in the union or in the state as the case may be। ये है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 351, ये भी मैंने आपको बताया कि 351 में क्या है कि हिंदी भाषा का विकास करना। तो संस्कृत भाषा से मेन शब्द बंद लेते हुए और गौण उन सभी भाषाओं को लेते हुए हिंदी भाषा का विकास करना, यह है आर्टिकल 351। चलिए कोई डाउट? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के सेशन में हम देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम 63 और राजभाषा नियम 76 क्या है। पहले तो हम इसमें देखते हैं राजभाषा 63 में क्या है, 1963, क्योंकि ये सेशन में अपने को राजभाषा अधिनियम ही देखेंगे, फिर अगली बार जब अपन देखेंगे तो राजभाषा नियम भी हो सकता है, वार्षिक कार्यक्रम भी हो सकता है। तो वार्षिक कार्यक्रम क्या है वो भी हम अगली बार देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं राजभाषा अधिनियम 63 में क्या है कि इसमें अच्छा आप लोगों को टी ब्रेक वगैरह चाहिए क्या? टी ब्रेक ले लें? Anybody wants 5 minutes tea break? ठीक है, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके, राइट सर, वी विल मीट विद इन 5 मिनट्स। ओके।
हाँ चलिए साहब, तो फिर से शुरू होता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Sir. Yes, Yes, audible, sir. audible. Are you, sir? ओके ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने कहा, राजभाषा अधिनियम 1963 में जो पारित किया गया था, तो उसके बारे में हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो जैसा आर्टिकल 343 में आप लोगों को बताया था कि हिंदी भाषा जो है 15 साल तक सभी लोग हिंदी में कार्यशाला ज्ञान प्राप्त हो जाए, हिंदी में काम करने, तो हिंदी को जो है पूरी तरह लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कार्यशाला ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए हैं, हिंदी में सारा काम कर नहीं हो। अंग्रेजी भाषा को भी ऐसे को लैंग्वेज बनाया जाए, तो उस उद्देश्य को रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को को लैंग्वेज रखते हुए ओएल एक्ट पारित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, ताकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी उसमें लागू किया जा सके। तो ये हमारी जो मेन हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो मेन रहेगी ही, वही राजभाषा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है हिंदी को, इंग्लिश को भी जो है को लैंग्वेज के रूप में रखा गया। तो ये को लैंग्वेज में जो है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऐसे बनाए गए जिसको जी दोनों भाषाओं में जारी करना जरूरी किया गया। तो उसी लैंग्वेजेस में, उसी को जो डॉक्यूमेंट्स को इस एक्ट में दिया गया है। तो ऐसे तो इस एक्ट में 9 सेक्शंस हैं, 9 sections are there in Official Language Act 1963. In that section 3 of subclause 3 is most important. सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता? खंड, खंड। नहीं नहीं, खंड नहीं, अनुभाग बोलते हैं सर। अनुभाग, अनुभाग सही है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में अनुभाग बोलते हैं, खंड भी बोलते हैं, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में, कानूनी भाषा में, कानूनी भाषा में सेक्शन को क्या बोलते हैं? कभी का आपने सुना होगा कोर्ट में, कहीं भी अदालतों में, न्यायालय में, नहीं सुना? चलिए मैं ही बता देता हूँ, उसको धारा बोलते हैं कोर्ट की भाषा में, धारा। पहले इसको दफा बोलते थे, उर्दू में इसको दफा बोलते हैं। सुना होगा आपने, कोर्ट में वगैरह दफा 302 के तहत फांसी पे लटका दिया जाता है, सुना है? हाँ, तो वो दफा जो है हिंदी में धारा बोलते हैं। तो ये धाराएं जो है कानून की भाषा में होती हैं, कानून जो भी बनता है उसमें जो भी सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो ओएल एक्ट, जो अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया 1963 में, उसमें जो है कुल 9 धाराएं हैं। उन 9 धाराओं में धारा 3 और उसका उपखंड 3 वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि वो 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिसको कि दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य किया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, हाइलाइट्स क्या है ओएल एक्ट के। तो डेफिनेशन इज, इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires, appointed day in relation to section 3 means the 26th day of January 1965। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था तो वो कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आया गया।
इसमें जो है डेफिनेशन जो दिया गया है, and in relation to any other provision of this act means the day on which that provision comes into force. Hindi means Hindi in Devanagari script. Okay, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस, तो ये जो है, जो इसकी परिभाषा है इस अधिनियम में, जब तक कि संघर्ष संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन है और इस अधिनियम के जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है, कि हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। तो ये उसका डेफिनेशन है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब आते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 में क्या है? धारा 3.3 में राजभाषा अधिनियम 63 की धारा 3.3 के अंतर्गत जो प्रलेख आते हैं वो निम्न, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ये जो है, इसमें सबसे पहले है सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर्स। जनरल ऑर्डर्स मीन्स क्या है? आपके जो क्या बोलते हैं, आपके ऑफिस ऑर्डर्स हैं और आपके जो भी मतलब ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं, प्रमोशनल ऑर्डर्स हैं, या फिर पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं, या फिर ज्वाइनिंग ऑर्डर्स है, यानी कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर दैट इश्यूड फ्रॉम ऑफिस दैट शुड बी इन बाइलिंगुअल फॉर्म। एंड रूल्स, नियम क्या है? आपके जो भी जो स्टेशन पर स्टेशन वर्किंग रूल्स होते हैं, या फिर गेट वर्किंग रूल्स होते हैं, या फिर कोई भी एम्प्लॉयज के लिए कोई रूल्स बनाए जाते हैं, वो भी है। और कोई जो ऑफिस मेमोरेंडम्स हैं, कार्यालय ज्ञापन, फिर सर्कुलर्स हैं, परिपत्र जो होते हैं, नोटिफिकेशंस है, रेजोल्यूशंस को अन्य रिपोर्टें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स क्या है? व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स? किसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट? कोई बताएंगे? रिपोर्ट्स सर वो जी, सो जो रूल्स आपने बताए वो सर। हेलो, रूल्स तो मैंने बताया, रूल्स जो बनते हैं, रूल्स बनते हैं वो तो है ही। हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट क्या है? नहीं पता? बताए तो आप लोग जब मंथली कोई रिपोर्ट भेजते हैं, हाँ सर, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एमपीआर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मंथली रिपोर्ट। हाँ, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यस। and PCDO, MCDO, that are all comes under, उसको बोलते हैं प्रशासनिक रिपोर्ट। वो प्रशासनिक रिपोर्ट्स भी दोनों भाषाओं में बनना चाहिए एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 33। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं, परमिट इश्यू किए जाते हैं, टेंडर फॉर्म्स इश्यू होते हैं, टेंडर नोटिसेस इश्यू होते हैं। तो ये सारे जो 14 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी जो है के अनुसार दोनों भाषाओं में जारी होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर।
Yes, sir. कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है जो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जो संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के रहने के बारे में, जो जैसा मैंने कहा अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने के लिए यह कानून बनाया गया है। कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन एंड फॉर यूज इन पार्लियामेंट। Again, notwithstanding the expiration of the period of 15 years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day and for the transaction of the business in Parliament. तो पार्लियामेंट में भी जैसा मैंने आर्टिकल 120 में बताया, हिंदी में या अंग्रेजी में कार्रवाई हो सकती है, कामकाज हो सकता है। तो इसमें भी वो प्रावधान दिया गया है कि हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जब तक के अन्यथा उपबंध ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी जो प्रोविजन दिया गया था, provided that the English language shall be used for purposes of communication between the union and a state which has not adopted Hindi as its official language। यानी जो भी राज्य हिंदी भाषा को नहीं अपनाए हैं या जो भी राज्य में हिंदी उनकी राजभाषा नहीं है, तो ऐसे राज्यों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा। ऐसा प्रावधान इसमें भी दिया गया। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. यस, तो ये इसमें भी ये प्रावधान दिया गया है धारा 5 में, द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 and the provisions of subsection 2, subsection 3 and subsection 4 shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purpose mentioned therein have been passed by the legislatures of all the states which have not adopted Hindi as their official language, and until after considering the resolution aforesaid, a resolution for such discontinuance has been passed by each house of parliament। यानी कि इसमें क्लियर कट बताया गया है कि उपधारा 1 के खंड क के उपबंध और धारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते जब तक कि पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाएगा। तो ये इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि जो भी जिनकी मातृभाषा है, जिनकी पर भी अंग्रेजी भाषा का चलन जारी रहने के लिए ये बात कही गई। ठीक है, अब इसमें दो धारा 4 में जो बताया गया है राजभाषा के संबंध में समिति, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के सेक्शन 4 बता दो कि कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा कि अपने आर्टिकल 344 में भी मैंने बताया, वही प्रोविजन इसमें भी दिया गया है कि कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा पर संसदीय समिति, after the expiration of 10 years from the date of which section 3 comes into force, there shall be constituted a committee on official language on a resolution to that effect being moved in either house of parliament with the previous sanction of the president and passed by both houses. And the committee shall consist of 30 members. ये कमिटी जो है 30 मेंबर्स की होगी, to whom 20 shall be members of the House of the People and 10 shall be members of the Council of States। यानी कि 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। ये कमिटी जो है कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज
30 मेंबर्स की होगी। उन 30 मेंबर्स में 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा and 10 members from Rajya Sabha of the people and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. इसके द्वारा इसको जो है चयनित किया जाता है। And it shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon, and the President shall cause the report to be laid down before each House of Parliament and sent to all the state governments. And number 4 है, the President may, after consideration of the report, refer to in subsection and the views into directions in accordance with the whole or any part of that report, provided that the direction so issued shall not be inconsistent with the provisions of section 3. तो ये प्रावधान इसमें दिया गया है। कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको आप अगर हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि राजभाषा के संबंध में समिति जो गठित की गई है उसके बारे में जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद में किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से किए जाने पर गठित की जाएगी। तो दोनों सदनों से पारित करके ही इसकी गठन किया जाएगा। इस समिति में 30 सदस्य होंगे जैसा मैंने कहा, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। ये उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संसद में राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा और राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों से ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हो तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा, परंतु इस प्रकार निकाले गए निवेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे। ठीक है, एक मिनट। हेलो, एक बार एक काम करो तो सर्टिफिकेट वापस ला लो, सर्टिफिकेट। ओके, ये है धारा 4 कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आते हैं राजभाषा नियम, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। ये रूल्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो नियम बनाए गए हैं 1976 के, उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन रूल्स 1976। तो इसमें क्या है, कुल 12 नियम है। 12 रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, सुनाई दे रहा है सर।
हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है सर? ठीक है, चलिए। तो नहीं, आप लोग अगर बीच बीच में कोई सवाल वगैरह पूछते रहे, कोई डाउट पूछते रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके सर। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 12 नियम है, तो 12 नियमों का आपको मैं फिर से बता दूं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 इज short title, extend and commencement used for official purposes of the Union Rules 1976, and they shall extend to the whole of India except the state of Tamil Nadu, and they shall come into force on the date of their publication in the official gazette. यानी कि इन नियमों का जो संक्षिप्त नाम है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग। हेलो, नहीं, अभी तो विदाउट सिग्नेचर वापस कर दीजिए, उसमें एक दो करेक्शंस है वो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, दे दीजिए वापस। यस सर, वापस दे दीजिए, उसमें थोड़ा करेक्शन है। हाँ, तो ये जो नियमों का जो संक्षिप्त नाम है राजभाषा संघ के प्रयोजन के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपर्क से प्रवृत्त होता है। ओके, तो ये है इसमें। एक मिनट अभी आया। सुनिए, तो अभी आते हैं नियम 2 की तरफ। तो नियम 2 में क्या है? एक मिनट, नहीं हुआ। एसपी एडमिन के पास भी कुछ सर्टिफिकेट है, वो भी ला। एसपी एडमिन के पास। तो नियम 2 देखिए, नियम 2 के अनुसार जो है, शायद आपने सुना होगा ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो नियम 2 के अनुसार सारे भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 3 रीजन्स, रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी। तो एज यू कैन सी, द रीजन ए में क्या क्या राज्य आते हैं, रीजन बी में क्या क्या आते हैं और रीजन सी में क्या है। तो रीजन ए में है the states of Bihar, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, and the Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Island. तो दिल्ली तो अभी खैर स्टेट राज्य में आते हैं, तो ये सभी ए रीजन में आते हैं। एंड बी रीजन में स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड पंजाब, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये बी रीजन में है। एंड रिमेनिंग ऑल जो ए में और बी में नहीं है, दैट आर ऑल कम्स अंडर सी रीजन। रीजन सी मींस द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज अदर देन दोस ए एंड बी में जो भी नहीं है वो सी रीजन में आते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो उसमें जो मैप आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, अगर देख सकते हैं तो जो ऑरेंज कलर है दैट इज ए रीजन, एंड उसमें जो ब्लू कलर है वो है बी रीजन, एंड जो ग्रीन कलर है दैट इज सी रीजन। तो सभी जो साउथ के रीजन्स हैं वो सभी सी रीजन में आते हैं, एंड
आपके जो भी जम्मू एंड कश्मीर, इवन जम्मू एंड कश्मीर भी सी रीजन में आता है, और जो 7 स्टेट्स हैं वो पूरे 7 स्टेट्स भी सी रीजन में है। जैसा आप देख रहे हैं, तो उसके अनुसार इसको क्लासिफाइड किया गया है, ए रीजन, बी रीजन एंड सी रीजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? कम्युनिकेशन टू स्टेट एक्सेट्रा अदर देन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो कम्युनिकेशन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रीजन ए or to any office not being a central government office or person in such state or union territory shall save in exceptional cases be in Hindi. And if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. यानी कि कोई भी जो हिंदी जो किसी भी राज्य को या कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं क क्षेत्र में, ए रीजन में, तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ये प्रावधान उसमें दिया गया है। ठीक है, दैट इज रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 का सब क्लॉज 2 है, जो कि कम्युनिकेशन फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी or any office not being a central government office, ordinarily be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof. तो ये है सब क्लॉज 2 कि या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय ना हो को पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में होंगे, और यदि इनमें से किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं भेजा जाएगा। ओके, तो अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? कम्युनिकेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है? Between one ministry and department of the central government and another may be in Hindi or in English. And between one ministry or department of the central government and attached, एक मिनट आइए राजकुमार साहब ने बोला है पार्टी हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए रखे है ना, रखे। तो आप एक काम करो, आपको दे दो, बिल दे दो, आप वो साहब वो हिसाब से बिल कौन देना, बिल कौन पे करते हो? कल्चरल प्रोग्राम वो एक बार पूछ ले, सबसे आया तो आपको रिमेनिंग 37 वो मैं मिलता हूँ, मेरे पास। हां, मैं फोन करता हूँ आपको। हां, सर्टिफिकेट अभी नहीं आया कि उनके पास कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए जब लेके रख लो। तो चलिए अभी आते हैं रूल नंबर 4 में। जैसा कि आपने देखा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र आदि, केंद्र सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे में हो सकते हैं। केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र का में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्र आदि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखें। दैट मीन्स subordinate officers जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी हैं situated in a region shall be in Hindi and in such proportion as the central government may, having regard to the number of persons having a working knowledge of Hindi in such offices, sending communications in Hindi and matters. वो क्लब के थ्रू आता था सर, आपको हिंदी है तो आप खाली लिया अपन के असाइन कर दो, स्टेट में सबसे पैसे ले लो और बोल के दो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 रूल नंबर 5 आप देखेंगे
कि हिंदी में जो भी पत्र प्राप्त होता है उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा, यानी कि रिप्लाईज टू कम्युनिकेशंस रिसीव्ड इन हिंदी, notwithstanding anything, content, rules through and 3 and 4, communications from a central government office in reply to communications in Hindi shall be in Hindi only. यानी कि कोई भी पत्र नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे. यानी if any letter received from in any region in Hindi, that should be replied in Hindi only. That is rule number 5. ठीक है, कोई डाउट, कोई शंका हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा. सर अमेंडमेंट सब कैसे होंगे सर रूल्स में? रूल्स में अमेंडमेंट्स हाँ कोई बदलाव? नियम हाँ सर. नहीं, अभी कोई बदलाव इसमें, ये नियम जो 1976 में बनाए गए हैं ये सारे भारतवर्ष में लागू होंगे सिवाय तमिलनाडु के बोल के दिया है. इसमें कोई हाँ अमेंडमेंट सर. अभी तक कुछ नियम. जी जी, हाँ सर, अब तक हुआ नहीं कुछ. इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ. तो ये Okay, sir. नियम एज इट इज है 1976 में जो बने. तो ये है नियम 5. तो नियम 5 में जैसा आपने देखा हिंदी में पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना है. चलिए अब आते हैं नियम 6. नियम 6 में क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग, यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विल बी यूज्ड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स referred to in subsection 3 of section 3 of the act, and it shall be the responsibility of the person signing such documents to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English. तो जैसा मैंने कहा सेक्शन 3(3) में जो डॉक्यूमेंट्स should be issued in bilingual form. जो भी साइन कर रहे हैं, यानी कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा. और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यानी कि यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है. तो ये है धारा 6, नियम 6. तो धारा 3(3) का जो बंद दिया गया था नियम 6 में इसको लागू किया गया. अब आते हैं नियम 7. नियम 7 में क्या है, आवेदन, अभ्यावेदन आदि, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. ये क्या है, एन एम्प्लॉय may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English. Any application, appeal or representation referred to in shall be replied to in Hindi. Where an employee desires any order or notice relating to service matters, including disciplinary proceedings, required to be served on him to be in Hindi, or as the case may be in English, it shall be given to him in that language without undue delay. तो कोई भी व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, आवेदन वगैरह हिंदी में दे सकता है और उसको सेवा संबंधी जो भी पत्र वगैरह चाहिए उसको हिंदी में दिए जा सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं नियम 8. नियम 8 में क्या है, noting in central government offices on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language. And no central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for translation of any document in Hindi of technical nature. And if any question arises as to whether a particular document is of a legal or technical nature, it shall be
decided by the head of the department or office. यानी कि जो भी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी जो लिखते हैं वो कर्मचारी हिंदी में या अंग्रेजी में टिप्पणी लिखता है, अन्य भाषा में बना कर लाए। अगर हिंदी में पुटअप करता है तो अंग्रेजी में बना के लाए बोल के उसको नहीं बता सकते हैं। और यदि अगर कोई लीगल टर्मिनोलॉजी का कोई लेटर है या फिर कोई टेक्निकल कोई दस्तावेज है, ऐसे दस्तावेज को कौन निर्धारित करेगा? प्रशासनिक प्रधान, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके, दिस इज रूल नंबर 8। अब आते हैं रूल नंबर 8 के 4, सब क्लॉज 4 है, उसमें भी जो प्रावधान दिया गया है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग government may order specify the notified officer drafting and for such other official purposes as may be specified in Hindi। यानी जो भी प्रोफिशिएंसी है उनके जो है हिंदी में काम करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें क्या है, उपनियम में जो दिया गया है कि जो भी हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को निर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारी द्वारा और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। यह है रूल नंबर। अब आते हैं 9 में क्या है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त। तो proficiency in Hindi, if he has passed the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination, or he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination, or he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उसको हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, दैट इज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। आते हैं रूल नंबर 10, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त। कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किसे कहते हैं? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, ये डेफिनेशन है उसका कि an employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed the matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one subject, or the examination conducted under the Hindi teaching scheme of the central government, or when any particular category of post, any lower examination under that scheme, or any other examination specified in that behalf by the central government, or if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules, तब उसके बारे में कहा जाएगा कि वो कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 10। अब ये 10, उसके बाद है 11। 11 में क्या है? रूल नंबर 11 में you can see in English also the codes, manuals, other procedural literature, articles of stationery etc. तो सभी जो है दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य है। All manuals, codes and other procedural literature relating to central government officers shall be printed or styled as the case may be and published. The forms and headings of registers used in any, all nameplates, signboards, letterheads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or script for use in any central government offices shall be in Hindi and in English, provided that the central government
may, if it is considered necessary, to do by general or special order, exempt any central government office from all or any of the provisions of this rule. तो इसके अनुसार आपको जो है जो भी कोड्स है, मैनुअल्स हैं, जो भी इसके जो संहिताएं हैं, प्रक्रिया सामग्री है, लेखन सामग्री है, ये सभी जो है दोनों भाषाओं में होना अनिवार्य किया गया है एज पर रूल नंबर 11 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976. अब आते हैं द लास्ट रूल 1976 के रूल में. रूल नंबर 12 में क्या है? इज द लास्ट रूल. You can see in English also. It shall be the responsibility of the administrative head of each central government office. These rules and directions issued under sub-rule 2 are properly complied with, and to advise suitable and effective checkpoint for this purpose. The central government may from time to time issue such directions to its employees and officers as may be necessary for the due compliance of the provisions of the Act and these rules. है, अधिनियम है, ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी कार्यालय का प्रधान होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इन सभी नियमों, अधिनियमों और जितने भी जो प्रावधान है इन सभी को कार्यालय में लागू किया जाए, समय समय पर उनको निर्देश जारी किए जाए और टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि ये रूल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाए. तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो ये सारी चीजें इस लागू करने के ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के 12 नियम. If you are having any doubt in these rules, official language rules 1976 में कोई डाउट? Yes. सर ऑलमोस्ट क्लियर सर, और एक बार पढ़ना है बस. बस 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 बिल्कुल बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा. और मैं समझूंगा मैंने जो कुछ बताया तो आपको समझ में आया होगा. ओके, और कोई डाउट हो तो पूछिए. ठीक है, तो चलिए पोल डिटेल है. जैसे हो गया, वाइड अप करेंगे सेशन. ओके ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमी आई थैंक. बनर्जी जी सर. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और यदि कोई डाउट हो तो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. जी सर. ओके सर, थैंक यू सो मच. हाँ बिल्कुल, कभी भी एनी टाइम. We have a session on bookkeeping tomorrow. The login time is 2:45 and the session starts at 3 o'clock. Thank you all. Thank you so much. Please give your feedback and then can exit. Thank you. Right.